हेलो क्लास 9 के चैंपियन बच्चों, आज के वन शॉट में मैं लेकर आया हूँ ग्रेविटेशन चैप्टर का पूरा कंसेप्ट। और आज के इस वीडियो में अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सारे कंसेप्ट बताऊंगा, बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर ग्रेविटेशन समझना है तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ग्रेविटी क्या है। ठीक है, ग्रेविटी मतलब होता है बच्चों कि हमको लगता है कि ग्रेविटी का मतलब कि अर्थ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे इंसान हो, पेड़ हो, प्लेन हो, है ना, तो उनको जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है वो है ग्रेविटी, है ना। तो ये बात सही है, लेकिन ये बहुत छोटी डिफिनीशन है। यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान को अट्रैक्ट कर रहा है या अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा है तो उसे ग्रेविटी नहीं कहेंगे। केवल अर्थ के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करे, केवल वही ग्रेविटी नहीं होती। तो ग्रेविटी की सही डिफिनीशन, इसका मतलब आपको नहीं पता है तो पहले ग्रेविटी की सही डिफिनीशन जानते हैं, है ना। तो वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम द हाइट फॉल्स टुवर्ड्स अर्थ। अर्थ पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर दें, फॉल करा दे, जैसे ये हो, तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा किसकी तरफ गिरेगा, अर्थ की तरफ गिरेगा। और हम कहेंगे कि वो किसके वजह से गिरा है, किस फोर्स के वजह से गिरा है, तो वो है ग्रेविटी। फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटी। ठीक है, तो अगर ग्रेविटी यहां है तो यहां भी तो ग्रेविटी है। सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। क्लियर? ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि केवल अर्थ ही ग्रेविटी फोर्स लगाती है। ग्रेविटी केवल अर्थ के कारण ही है, नहीं, अर्थ के कारण तो है, ग्रेविटी सन के कारण भी है, ग्रेविटी प्लैनेट्स के कारण भी है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है। तो ये एक यूनिवर्सल फोर्स है जो पूरे यूनिवर्स में पाया जाता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब कि अगर यूनिवर्स में हम बात करें ऑब्जेक्ट्स की, ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, ऑब्जेक्ट उसे कहेंगे जिसके पास मास हो। तो पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हम देख लें तो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक अट्रैक्शनल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, यानी एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। और यही फोर्स जो एक दूसरे को ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसी फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1, एक का मास m2। तो m1 m2 को अट्रैक्ट कर रहा है एक फोर्स लगाकर, और m2 m1 को अट्रैक्ट कर रहा है फोर्स लगाकर। और यही जो फोर्स है इसे ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं या ग्रेविटी कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स या कह लो ग्रेविटी कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है और इसका नेचर अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव नहीं होता। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट को करीब लाना चाहता है ना। जैसे अगर आप यहाँ हवा में कोई एप्पल है तो वो हमेशा अर्थ की तरफ जाएगा, तो यानी अट्रैक्टिव नेचर का होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, लेकिन ये फोर्स कितना लगेगा, इसका कोई लॉ होता है, इसका कोई फॉर्मूला होता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लग रहा है तो कितना लग रहा है। तो उसका जो फॉर्मूला है उसको निकालने के लिए हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालने के लिए हम एक लॉ पढ़ते हैं, उसी लॉ का नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये लॉ ये कहता है, अब इस डायग्राम से देखो, यहाँ आपको दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। हाँ, एक ऑब्जेक्ट का मास हमने मान लिया कैपिटल M, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास मान लिया स्मॉल m, और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना मान लिया d, है ना। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के। मास का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो दोनों ऑब्जेक्ट का मास कैपिटल M स्मॉल m, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, इनटू। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये यूनिवर्सल लॉ का पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों ऑब्जेक्ट के
डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी। डी का स्क्वायर कितना हुआ, डी स्क्वायर। और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का सेकंड पॉइंट है। तो अगर इन दोनों पॉइंट को हम कंबाइन कर देंगे तो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो निकल के आ जाएगा। अब पहली चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बीच का डिफरेंस समझ लो। अगर मैं कह रहा हूं कि x और y दो क्वांटिटीज हैं और दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कि अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो y की वैल्यू बढ़ेगी, x की वैल्यू कम करूंगा तो y की वैल्यू कम हो जाएगी। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू को बढ़ाऊं और y की वैल्यू घटने लगे तो इसका मतलब इन दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन नहीं है। इन दोनों में कैसा रिलेशन है, इन दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम कैसे लिखते हैं, 1/y से लिखेंगे। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और अगर मैं x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y लिखूं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये दो पॉइंट कहां से निकल कर आया, यूनिवर्सल लॉ से, ग्रेविटेशन से। अब इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो क्या निकल के आ जाएगा, फोर्स हो जाएगा आपका, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। अब फिजिक्स का एक नियम है कि अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर हमें इक्वल का साइन लगाना है तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ वो जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं वो है कैपिटल G। तो प्रोपोर्शनल का साइन हट के इक्वल टू का साइन आ गया, तो यहाँ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ कैपिटल G और बाकी क्वांटिटीज वैसे के वैसे हम लिख देंगे। और ये जो फाइनल फॉर्मूला आया यही ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है, जहां G क्या है, कांस्टेंट है, जिसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो आप डिफाइन कर लेंगे। तो क्या डिफाइन करेंगे, आपको क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the distance of the square या square of the distance। ठीक है, वही चीज यहां लिखी हुई है। देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपको क्या लिखना है, आपको यही लिखना है जो मैंने यहां इक्वेशन में बताया है कि every object in the universe attract every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them, and this force is along the line joining the center of the two object। और ये फोर्स का डायरेक्शन क्या रहता है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी है, ये लाइन है, तो इसी लाइन के along ये फोर्स लगता है और ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है। इसीलिए दोनों ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स का जो एरो है, डायरेक्शन है, वो एक दूसरे के तरफ है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, तो अगर आपसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पूछा जाएगा तो आप यही पॉइंट लिखोगे कि दुनिया में हर ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है एक फोर्स से, और वो फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यही है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर? और ये फोर्स यूनिवर्सल होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है, और इसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया F=G m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। अच्छा, यहां m इंटू एम का मतलब ये मास है और यहां भी ये m मास है, दो ऑब्जेक्ट का मास। अब दोनों ऑब्जेक्ट का मास सिमिलर भी हो सकता है, दोनों ऑब्जेक्ट का मास डिफरेंट भी हो सकता है।
तो ये क्वेश्चन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि दोनों ऑब्जेक्ट का मास क्या है। अब जैसे एक सन हो गया, एक मून, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो F इक्वल टू हो जाएगा G इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मून अपॉन मून और अर्थ के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर न्यूमेरिकल में आएंगे तो इस तरीके से वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ जो कैपिटल G है उसका नाम होता है, ये एग्जाम में बहुत ध्यान रखना है, कैपिटल G को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यानी कैपिटल G की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में क्या होगी? कांस्टेंट होगी। मतलब आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए, कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए, G की वैल्यू हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको सेम वैल्यू रखनी है, G की वैल्यू नहीं बदलती। द वैल्यू ऑफ G डज नॉट चेंज। और ये कैपिटल G है, आप कैपिटल G को स्मॉल g से मत कंफ्यूज हो जाना। आगे आएगा, स्मॉल g तो एक्सेलरेशन होता है, जो इस फोर्स के कारण एक्सेलरेशन पैदा हुआ। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण किसी ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उस एक्सेलरेशन को स्मॉल g से डिनोट करते हैं। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम कैपिटल G की बात कर रहे हैं। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। कैपिटल G कांस्टेंट वैल्यू है और इसकी वैल्यू होती कितनी है? तो इसकी वैल्यू होती है आपकी 6.673 इंटू 10 की पावर -11। यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब यूनिट को याद करने में कई बार दिक्कत आती है, तो अगर कभी भूल जाओ तो यूनिट आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। किस फॉर्मूले से? इस वाले फॉर्मूले से यूनिट निकल जाएगा। कैसे? देखो, F इक्वल टू क्या होता है? G मास इंटू मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी? फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास इंटू मास। तो फोर्स कितना होगा? फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो मीटर का स्क्वायर क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है, अपॉन मास इंटू मास यानी केजी इंटू केजी यानी केजी स्क्वायर। तो G की यूनिट क्या आ गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही तो यूनिट है। और ये यूनिट और साथ ही साथ ये वैल्यू हो गई G की। यानी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको फॉर्मूले में G की वैल्यू जो पुट करनी है वो ये वैल्यू पुट करनी है 6.673 टू 10 की पावर -11। और ये वैल्यू फाइंड आउट किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश जी ने की थी। तो द वैल्यू ऑफ G was found out by Henry Cavendish by using a sensitive balance. The accepted value of G is 6.673 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में हो सकता है ये वैल्यू देना, तो आपको ये वैल्यू याद करके चलना पड़ेगा, तब जाकर सॉल्व होगा। ठीक है, अब आता है फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब, जैसे मैंने एक बॉल लिया और बॉल को ऐसे हवा में छोड़ दिया, तो बॉल धरती की तरफ, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो यही कंडीशन क्या कहलाती है? फ्री फॉल कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्री फॉल। ठीक है, तो व्हेनेवर ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स अर्थ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ फॉल करता है, गिरता है, किसके कारण? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, बाकी कोई दूसरा फोर्स नहीं लगना चाहिए। अगर मैं बॉल को पकड़ के ऐसे नीचे ले जाऊं तो ये फ्री फॉल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां फोर्स मैंने लगाया। लेकिन अगर बॉल को मैं हवा में छोड़ दूं तो बॉल नीचे जा रही है केवल किस फोर्स के कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और कोई दूसरा फोर्स बॉल पे नहीं लग रहा है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर केवल और केवल एक फोर्स लगे, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और उस फोर्स के कारण जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है, तो इस कंडीशन को कहते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल, जैसे आपने देखा होगा जो लोग स्काई डाइविंग करते हैं, प्लेन से जंप करते हैं और इस तरीके से जंप करने के बाद थोड़ी दूर नीचे गए और फिर पैराशूट ओपन कर लिया, तो इन पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। कोई दूसरा फोर्स लग रहा है क्या? नहीं। तो ये किस कंडीशन में? ये फ्री फॉल में। हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे बॉल लिया, बॉल को ऐसे हवा में फेंक दिया, तो बॉल ऊपर गया फिर नीचे आया, कौन सी कंडीशन है? फ्री फॉल कंडीशन है। ठीक है, तो कंडीशन अब आपको समझ में आ गई फ्री फॉल होता क्या है।
अब फ्री फॉल के केस में आपको ये पता होगा ना कि अगर बॉल ऊपर जा रही है तो सबसे ऊपर पहुंचकर एकदम टॉप हाइट पर पहुंचकर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0, और फिर वापस ये बॉल नीचे चलेगी तो लगातार इसकी वेलोसिटी क्या होगी इंक्रीज। जैसे जैसे ये नीचे आएगी इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है एक्सेलरेट हो रहा है। तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो वो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। देखो, फोर्स मतलब क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमने एक्सेलरेशन को फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है कि नहीं, हाँ। अब मैंने एक्सेलरेशन, अब ये एक्सेलरेशन किस फोर्स के कारण है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कौन सा है, ये ग्रेविटी वाला फोर्स है। तो ग्रेविटी वाले फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे, क्योंकि ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन पैदा हुआ। तो उसे हम ए से नहीं, हम ए की जगह जी से डिनोट करते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया ग्रेविटी के केस में, ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में फॉर्मूला बन गया F इक्वल टू mg, जहां g क्या है एक्सेलरेशन ही है। g इज ए टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल केस में होता है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो हम a से नहीं g से डिनोट करते हैं। तो F का फॉर्मूला क्या बन गया, F इक्वल टू mg। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, है ना, यही फॉर्मूला था कि नहीं। अब यहां जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कैंसिल आउट हो गया, तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका फॉर्मूला क्या आ गया। अगर अर्थ के केस पे देखें तो g की वैल्यू इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या लेंगे, अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ मान रहे हैं, अर्थ की सरफेस पे। तो अब आप ये बताओ, ये जो हाइट है और ये जो हाइट है ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, और ये अर्थ की सरफेस से ऑब्जेक्ट की दूरी। मान लो मैं अर्थ की सरफेस से 1 मीटर ऊपर, अर्थ की सरफेस से 1 मीटर ऊपर बॉल को ले गया और बॉल को छोड़ दिया, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा, और दोनों ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है, तो अर्थ का सेंटर यहां हो गया और ऑब्जेक्ट का सेंटर यहां हो गया। तो अब आप ये बताइए, ये जो हाइट है ये अर्थ के रेडियस के कंपेयर में बहुत छोटी है कि बहुत बड़ी वैल्यू है। अर्थ का रेडियस कितना होता है पता है, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। उसके कंपेयर में, हजारों किलोमीटर के कंपेयर में ये कुछ मीटर की हाइट ना के बराबर है। तो इसीलिए अगर कोई ऑब्जेक्ट धरती के ऊपर गिर रहा होता है फ्री फॉल कंडीशन में, तो दोनों ऑब्जेक्ट के, अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम किसके अप्रॉक्स ले लेते हैं, आर के अप्रॉक्स ले लेते हैं। क्यों, आर प्लस डी क्यों नहीं लेते, क्योंकि डी की वैल्यू बहुत छोटी है। तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये हो गया फॉर्मूला किसका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, G इक्वल टू जी। अब ये कौन सा G है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। स्मॉल g क्या है, एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। m क्या है, मास ऑफ अर्थ, और r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। कई बच्चे यहाँ कह सकते थे कि सर आपने डिस्टेंस को r क्यों लिया, आपने डिस्टेंस को r क्यों लिया। डिस्टेंस का तो मतलब होता है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस मतलब इसके सेंटर से इसके सेंटर। तो इन दोनों के सेंटर में अगर बात करें तो ये हो गया r, ये हो गया d। तो d की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। तो d को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी 6400 किलोमीटर में कुछ मीटर जोड़ दिया जाए तो कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमने कुछ मीटर को निगलेक्ट कर दिया और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को क्या ले लिया, r। यानी अर्थ के सरफेस पे हम जब भी कोई किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को नीचे गिराते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट और धरती के बीच का जो डिस्टेंस लेते हैं वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ले लेते हैं।
यानी ये d की वैल्यू r के बराबर हो जाती है। तो वहां से ये फॉर्मूला आ गया। अब हमको मास ऑफ अर्थ पता है, रेडियस ऑफ अर्थ पता है, g की वैल्यू पता है, तो पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है। तो जब हमने मास ऑफ अर्थ रखा, रेडियस ऑफ अर्थ रखा, g की वैल्यू रखी, तो जो स्मॉल g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मिली, वो हमको क्या मिली? वो मिली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसीलिए फॉर्मूले में हम g की वैल्यू 9.8 लेते हैं, और कभी कभी अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए तो 10 ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? लेकिन g की वैल्यू पूरे अर्थ पे, स्मॉल g की बात कर रहा हूं, नॉट कैपिटल जी। कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, चाहे वो अर्थ के सरफेस पे लो, चाहे अर्थ से 1000 ऊपर किलोमीटर लो, चाहे कहीं और लो, जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू तो फिक्स रहेगी। लेकिन स्मॉल जी की वैल्यू बदल सकती है। क्यों? धरती का जो शेप है उसके वजह से जो रेडियस है ये बदलता है। जी हाँ, अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अगर अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर होता तो ये रेडियस और ये रेडियस बराबर होता है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है। धरती पोल्स पे थोड़ी चिपटी है, अर्थ जो है वो पोल्स पे थोड़ी चिपटी है, यानी कि ये परफेक्ट स्फीयर की जगह ये मान लो ये ऐसा ये थोड़ी चिपटी है ना? तो इसके वजह से ये जो इक्वेटर वाला रेडियस है ये ज़्यादा होता है, और ये जो पोल वाला रेडियस है वो कम होता है। बात समझ में आई? तो अब जरा फॉर्मूला देखो, कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब जहां इक्वेटर की बात करें तो देख रहे हो क्या, इक्वेटर पे रेडियस जो है, इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है और पोल्स पे रेडियस कम है। यहां 6378 है, यहां 6357 है, यानी कि ये रेडियस ज्यादा है, ये रेडियस कम है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इक्वेटर पे अगर रेडियस ज्यादा होगा, ये आर ई और ये आर पी, यानी पोल्स पे इक्वेटर। ठीक है, अब आप ही बताओ इस फॉर्मूले में देखकर, अगर आर की वैल्यू बढ़ेगी, आर की वैल्यू बढ़ेगी तो जी की वैल्यू घटेगी। तो अगर आप पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हो तो रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है तो जी की वैल्यू कम हो रही है। तो सबसे ज़्यादा रेडियस कहाँ है? इक्वेटर पे। तो जी की वैल्यू सबसे कम कहाँ होगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सबसे कम कहाँ होगी? इक्वेटर पे। और आर की वैल्यू सबसे कम कहाँ है? आर की वैल्यू सबसे कम पोल पे है। तो अगर आर की वैल्यू कम है तो जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है? पोल्स पे, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला? जी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे हर जगह अलग अलग होती है। अर्थ के ऊपर जाओगे तो भी बदलेगी, अर्थ के नीचे जाओगे तो भी बदलेगी, और अर्थ के सरफेस पे पोल से इक्वेटर जाओ तो भी बदलेगी, इक्वेटर से पोल जाओ तो भी बदलेगी। तो मैक्सिमम कहाँ होता है? मैक्सिमम कहाँ होता है जी? मैक्सिमम होता है पोल पे, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो। और मिनिमम कहाँ होता है? मिनिमम होता है इक्वेटर पे। क्लियर? मिनिमम कहाँ होता है? इक्वेटर पे। मिनिमम क्यों है, मैक्सिमम क्यों है? क्लियर, समझ में आया? इक्वेटर पे मिनिमम क्यों है? क्योंकि आर ज़्यादा है। अब इस फॉर्मूले में अगर आर की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो जी की वैल्यू कम होती जाएगी। तो अगर आर मैक्सिमम होगा, इक्वेटर पे रेडियस मैक्सिमम होता है, तो इसीलिए जी मिनिमम होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो एज द रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेस फ्रॉम द पोल टू द इक्वेटर, द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट पोल्स देन एट इक्वेटर। तो पोल पे ग्रेविटेशन ज़्यादा होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है, इक्वेटर पे कम होती है। अब पोल पे कोई कंट्री जी की वैल्यू अलग ले, इक्वेटर पे कोई कंट्री है वहाँ जी की वैल्यू अलग लिया जाए तो कन्फ्यूज़न होगा ना। इसीलिए पूरे दुनिया के साइंटिस्ट लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम एक एवरेज वैल्यू लेके चलते हैं,
चाहे आप पोल पे हो या इक्वेटर पे, आप धरती पे कहीं भी रहो, अगर आप जी की वैल्यू ले रहे हो तो फिर एक वैल्यू, कॉमन वैल्यू लेके चलनी पड़ेगी ना, नहीं तो जी की वैल्यू तो हर जगह बदल रही है, तो फिर हर कंट्री में लोग अलग अलग जी की वैल्यू लेंगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए एक एवरेज वैल्यू डिसाइड हुई जो कि होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्लियर हो गया। अब ये जो जी की वैल्यू है ये तो हम कांस्टेंट है ना, ये तो एवरेज वैल्यू तो कांस्टेंट है, फिक्स है। तो जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं कि नहीं? याद करो इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमने स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए पढ़ा था। तो ये कब अप्लाई होता था? ये तभी अप्लाई होता था जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। अब इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके बराबर है? g के, और ये वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब कि हम ये वाला फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई कर सकते हैं फ्री फॉल के केस में। यानी कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो g की वैल्यू कांस्टेंट है, तो जहां जहां a होगा वहां वहां हम क्या लिख सकते हैं? g लिख सकते हैं। तो यहां हमने g लिख दिया। s मतलब होता था डिस्टेंस। अब यहां जो डिस्टेंस है फ्री फॉल के केस में, जब भी ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो ये जो डिस्टेंस है ये वर्टिकल डिस्टेंस है। तो वर्टिकल डिस्टेंस को हम क्या डिनोट करते हैं? h। तो s की जगह h हो जाएगा, रहेगा तो डिस्टेंस ही, तो ये हो जाएगा h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और यहाँ ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो यही इक्वेशन ऑफ मोशन फ्री फॉल के लिए फॉर्मूले ऐसे बदल गए, जहां जहां a था वहां वहां g हो गया। क्लियर? तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब यहां g की वैल्यू 2gh। अब यहां g की वैल्यू क्या लेनी है? पॉजिटिव लेनी है कि नेगेटिव? तो g की वैल्यू पॉजिटिव कब लेनी है? जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, फोर्स भी नीचे लग रहा है। तो जब फोर्स का डायरेक्शन और मोशन का डायरेक्शन सेम हो, और ऐसा कब होता है? जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होता है। तो जब डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल के केस में नीचे आ रहा है, अर्थ के करीब आ रहा है, तो g का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव लेंगे। और ऑब्जेक्ट फोर्स नीचे लग रहा है और ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने बॉल को क्या किया? हवा में थ्रो कर दिया। ठीक है, तो बॉल ऊपर जा रही है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो अर्थ के करीब नीचे लग रहा है ना, उसके कारण बॉल की रफ्तार धीरे धीरे कम होती जाएगी। लेकिन इस केस में फोर्स नीचे लग रहा है, मोशन ऊपर हो रहा है, तो अपोजिट है ना। तो इस केस में हम g की वैल्यू क्या लेंगे? माइनस लेंगे। तो यानी कि जब भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पे, लेकिन ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो g की वैल्यू माइनस लेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है ग्रेविटी के कारण तो g की वैल्यू प्लस लेंगे। तो ये फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ध्यान रखना है g का साइन क्या होगा, यानी माइनस 9.8 लेना है कि प्लस 9.8 लेना है, ये डिसाइड करने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया। ये याद रखना, ट्रिक हमेशा काम आएगा। ठीक है, अब आता है मास और वेट। क्योंकि अर्थ पे अगर आपसे कोई पूछे कि आपका वेट क्या है, तो वेट होता है mg, जो कि फोर्स के बराबर है ना। तो मास और वेट में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो जो हम मास है ना वो स्मॉल m से डिनोट करते हैं या m से डिनोट करते हैं। मास नहीं बदलता कभी। जो किलोग्राम में हम मेजर कर रहे हैं वो हमारा वेट नहीं है, वो हमारा मास है। अगर हम कहें कि ऑब्जेक्ट 10 किलोग्राम का है तो ये उसका वेट नहीं है, मास है। ठीक है, तो मास इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। किसी ऑब्जेक्ट के पास इनर्शिया कितना है? इनर्शिया मतलब मोशन को, यानी अपने स्टेट को, स्टेट में होने वाले चेंज को अपोज करने के कैरेक्टर को इनर्शिया कहते हैं। आप सो रहे हो, कोई आपको उठा रहा है,
किसी ने एक बार उठाया तो आप उठ गए, किसी ने 10 बार उठाया आप नहीं उठे। तो पहले केस में आपका अपोजिशन कम था, आपने अपोज ही नहीं किया, और दूसरे केस में आपको 10 बार उठाया जा रहा है फिर भी आप मना कर रहे हो नहीं उठूंगा, यानी आप ज़्यादा अपोज कर रहे हो, आप अपने में होने वाले चेंज को अपोज कर रहे हो। सो रहे थे, चेंज क्या हो रहा है कि आपको उठना है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, अपोज कर रहे हो। तो ये ऑब्जेक्ट के साथ जब अपोज किया जाता है, ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को चेंज करता है, तो ऑब्जेक्ट के स्टेट में जब चेंज लाया जाता है, ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्ट के स्टेट में जब चेंज लाया जाता है तो ऑब्जेक्ट को अच्छा नहीं लगता है, तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपोज करता है, और इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अपोज करेगा, यानी अपने में होने वाले चेंज को ज़्यादा अपोज करेगा, मना करेगा ज़्यादा कि नहीं मैं नहीं होऊंगा। तो इसी प्रॉपर्टी को मेज़र करने के लिए, यानी इनर्शिया को मेज़र करने के लिए या इनर्शिया का पता लगाने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, यानी कौन सी क्वांटिटी से पता लगाते हैं इनर्शिया ज़्यादा है कि कम, मास से। ज़्यादा मास ज़्यादा इनर्शिया, कम मास कम इनर्शिया। ज़्यादा इनर्शिया का मतलब कि अपने में होने वाले चेंज को ज़्यादा अपोज करेगा, ठीक है। और मास कभी भी नहीं बदलता, अर्थ पे जो मास है वही मास आपका मून पे होगा। तो thus the mass of an object is constant and does not change from place to place। आप जुपिटर पे भी चले जाओ ना, अर्थ से आपको जुपिटर पे भेज दिया जाए तब भी आपका मास वही रहेगा, आप मून पे चले जाओ तब भी आपका मास वही रहेगा। मास नहीं बदलता, बदलता क्या है, ये जी बदल जाता है, और जी के बदलने से मास इंटू जी, यानी ये जो वेट है वो बदल जाता है। तो वेट का मतलब mg, यानी एक तरीके का वेट क्या हो गया, फोर्स ही तो हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसका लेंगे, आप जिस प्लैनेट पे हो, अगर अर्थ पे हो जैसे आपका मास स्मॉल m, अब अगर अर्थ पे हो तो अर्थ का जी, जुपिटर पे हो तो जुपिटर का जी, मून पे हो तो मून का जी। अब सबका जी अलग अलग तो सबका m इंटू जी अलग अलग, यानी सबका वेट अलग अलग, लेकिन मास हर जगह सेम रहेगा, मास हर जगह सेम रहेगा, ठीक है। तो व्हाट इज वेट, वेट मतलब कि वो फोर्स, जिस फोर्स से, जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट जहां है, जिस प्लेनेट पे है, जिस सरफेस पे है, उस पे अट्रैक्ट किया जा रहा है। तो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, या जहां भी जुपिटर पे है तो जुपिटर पे अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई कर दे तो वो ऑब्जेक्ट का क्या बन जाता है, वेट बन जाता है, जो कि वेट एक तरीके का ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। तो वेट का यूनिट वही होगा जो फोर्स का यूनिट होगा, यानी न्यूटन। तो इसीलिए वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, मास का किलोग्राम, ठीक है, क्लियर। द वेट इज ए फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट, अगर धरती पर कोई ऑब्जेक्ट है तो जो उसका वेट का डायरेक्शन होगा वो हमेशा नीचे की तरफ होगा ना, क्योंकि धरती, वेट मतलब फोर्स, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, तो वेट का डायरेक्शन भी हमेशा डाउनवर्ड होगा, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन आता है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। मून पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं रख दूं, जैसे आप थे अर्थ पे और आपको मैं मून पे रख दूं, तो आपका वेट बदल जाएगा, हाँ वेट बदलेगा, क्यों, क्योंकि अर्थ पे जो जी है वही जी की वैल्यू मून पे थोड़ी होगी, क्यों, क्योंकि जी की वैल्यू क्या होती थी, याद करो, कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अपॉन रेडियस स्क्वायर। अब धरती पे लोगे तो धरती का मास, धरती का रेडियस, तो धरती का जी निकलेगा, और अगर मून पर कंपेयर करोगे तो मून का मास, मून का रेडियस, तो मून का जी निकलेगा, है ना। तो ये कैलकुलेशन जब आप करोगे तो आपको ये फाइनली पता चलेगा कि
आपको अर्थ का और मून का मास पता है, यहाँ टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में। अर्थ और मून का रेडियस पता है। तो अब ये वैल्यू किस फॉर्मूले में पुट करोगे? आपको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है ना। एक बार अर्थ के लिए निकालना है, एक बार मून के लिए निकालना है। तो जब अर्थ के लिए निकालना है तो जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, और जब मून के लिए निकालना है तो कैपिटल जी की वैल्यू तो वही रहेगी, इंटू मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। तो ये मास ऑफ अर्थ हो गया, इसको हमने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ हमने पुट कर दिया, मून का मास यहाँ पुट कर दिया, रेडियस ऑफ मून यहाँ पुट कर दिया। अब जब मैंने फाइनली वैल्यू निकाला और उन दोनों वैल्यू को कंपेयर किया तो मुझे क्या पता चला? मुझे ये पता चला कि जो अर्थ पे जो जी है, अर्थ का जो जी है, या कह लो मून का जो जी है, वो अर्थ के जी का 1/6 है। अर्थ पे अगर 9.8 है तो मून पे कितना हो जाएगा? 9.8/6। क्लियर? तो अगर वेट निकालेंगे, अगर हमने अर्थ पे निकाला है जी, ये अर्थ पे हो गया, तो मून पे क्या होगा? तो मास तो वही रहेगा, लेकिन मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू का क्या है? 1/6। तो ये क्या आ जाएगा? mg/6। mg मतलब वेट था, तो ये क्या हो जाएगा? वेट/6। यानी कि आपका जो भी वेट अर्थ पे है उसका 1/6 हो जाएगा जब आप कहाँ जाओगे? आप मून पे जाओगे। क्यों 1/6 हो जाएगा? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 हो जाएगा, बल्कि मास तो सेम ही रहेगा। तो इसीलिए वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ 1/6 रेशियो निकलेगा, कि किसी ऑब्जेक्ट का मून पर जो वेट है वो उसके अर्थ पे जो वेट है उसका 1/6 होता है। जैसे अर्थ पे आपका वेट 50 न्यूटन है, तो मून पे जाएंगे तो 50/6 हो जाएगा, हल्के हो जाओगे, आपका वेट हल्का हो जाएगा। लेकिन कम क्यों हुआ? जी कम होने की वजह से। मास तो वही रहेगा, g/6 हो गया था, यानी कम हो गया था। और जी क्यों कम हो गया? मून का जी क्यों कम है? मून का जी इसलिए कम है क्योंकि मून का मास कम है, मून का रेडियस कम है। देखो, अर्थ के मास के कंपैरिजन में मून का मास कम है, और मून का रेडियस भी अर्थ के कंपैरिजन में कम है। तो जब मास और रेडियस कम, तो जी की वैल्यू भी कम आएगी। कितनी आएगी? तो मून का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6 है। इसीलिए वेट जो आएगा मून पर वो अर्थ के वेट का 1/6 आएगा। मास सेम रहता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, थ्रस्ट एंड प्रेशर। क्लियर? अब थ्रस्ट एंड प्रेशर, थ्रस्ट को समझते हैं, फिर प्रेशर अपने आप समझ में आ जाएगा। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ए कैमल कैन रन इन अ डेजर्ट इजली? अगर आपको मैं कह दूं कि रेगिस्तान में दौड़ो, नहीं दौड़ पाओगे। क्यों? आपके पैर धंस जाएंगे, आपके पैर धंस जाएंगे बालू में। यहीं कैमल को, ऊंट को बोल दिया जाए तो ऊंट आराम से दौड़ लेगा। इसीलिए रेगिस्तान में लोग ऊंट यूज करते हैं। यहाँ तक कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, BSF, जो हमारे बॉर्डर का सुरक्षा करती है, वो भी कैमल यूज करती है बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए। क्यों? कैमल का पैर आपने देखा है? कैमल का पैर हिरन की तरह पॉइंटेड नहीं होता, चौड़ा होता है, उसका सरफेस ज़्यादा होता है। क्यों? उससे क्या हो जाएगा बताता हूँ। फिर ये इतने भारी भरकम जो टैंक है, कई टन के टैंक होते हैं, ठीक है, और इनको चलने के लिए हम चेन यूज़ करते हैं। पहिया यूज़ नहीं किया, पहिया के नीचे चेन लगी हुई है। क्यों? सरफेस बढ़ गया। तो यहाँ सरफेस बढ़ाने की बात क्यों कर रहे हैं? सरफेस इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि इससे कुछ फ़ायदा हो जाएगा। अब यहाँ फोटो देखो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि आपने देखा होगा आपके अपने स्कूलों में हम बोर्ड होते हैं, बोर्ड पर हम कोई पेपर पिन से लगाते हैं, तो पिन को अंगूठे से दबा रहे हैं ना, तो मेरा सरफेस ऐसा है और हम पिन को ऐसे अंगूठे से दबा रहे हैं, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर हम फोर्स लगा रहे हैं।
तो द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर मैं आपको कहूं कि आप इस दीवार पर कांटी ठोको, आपके घर में कोई दीवार है, उस पर कांटी ठोको, तो दीवार तो ऐसी खड़ी है और आप उस पर ऐसे कांटी ठोक रहे हो, तो कांटी ठोक रहे हो मतलब आप फोर्स लगा रहे हो। लेकिन ये जो फोर्स है ये सरफेस के क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। सरफेस के साथ फोर्स का जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो ऐसे फोर्स को ही थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रस्ट। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। किसी सरफेस के परपेंडिकुलर अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाए तो उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? थ्रस्ट नाम देते हैं। और यूनिट एरिया पे जो थ्रस्ट यानी फोर्स लगाए उसे हम प्रेशर कहेंगे। प्रेशर का मतलब ही होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और अगर फोर्स परपेंडिकुलर लगा रहे हैं सरफेस के तो उस फोर्स को क्या कहेंगे? थ्रस्ट। तो फॉर्मूला क्या हो गया? थ्रस्ट अपॉन एरिया। यहाँ थ्रस्ट का मतलब एक तरीके का फोर्स है जो परपेंडिकुलर लग रहा है, न्यूटन। एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहते हैं। तो प्रेशर की एसआई यूनिट क्या हुई? पास्कल। थ्रस्ट की एसआई यूनिट न्यूटन। ठीक है, तो अब आप ही बताइए, अगर मैं एरिया बढ़ा दूं, अगर मैं थ्रस्ट को सेम, इस थ्रस्ट की वैल्यू को कांस्टेंट रखूं, फोर्स को नहीं चेंज कर रहा, लेकिन एरिया में बढ़ा दूं, तो एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम हो जाएगा ना। तो ऊंट रेगिस्तान में आराम से क्यों दौड़ लेते हैं? क्योंकि ऊंट का जो पैर है वो ब्रॉड है। ब्रॉड होने से एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ जाने से जो ऊंट का प्रेशर है बालू पर वो कम पड़ेगा, और प्रेशर कम पड़ेगा तो उसके पैर धंसेंगे नहीं, इसीलिए आराम से वो दौड़ पाएगा। लेकिन हम लोग के पैर उतने चौड़े नहीं हैं, तो हम लोग का पैर का एरिया कम है, तो हम लोग खड़े होंगे रेगिस्तान में बालू पर तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो हमारा पैर धंस जाएगा। सारा खेल एरिया का है। ठीक है, इसीलिए जो नेल्स, कीलें होती हैं, उनके एंड्स को पॉइंटेड रखा जाता है। क्यों? पॉइंटेड रखने से क्या होगा? एरिया कम हो गया। अब हम फोर्स लगा रहे हैं यानी थ्रस्ट लगा रहे हैं, और थ्रस्ट जिस एरिया पे लग रहा है वो एरिया बहुत कम है, तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो आप ही बताइए, कील आराम से दीवार के अंदर ठुक जाएगी। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉलर एरिया एक्सर्ट ए लार्जर प्रेशर, और लार्जर प्रेशर के कारण वो कील दीवार में धंस जाएगी। इसीलिए कील का जो एंड है वो पॉइंटेड रखते हैं, चाकू का एंड पॉइंटेड रखते हैं। क्लियर? बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है ना, बिल्डिंग जब बनती है तो पहले नींव बनाया जाता है, तो जो फाउंडेशन है, नींव है, उसे ब्रॉड बनाया जाता है, ताकि कि जो उस पर हम बिल्डिंग बनाएं तो बिल्डिंग का जो प्रेशर है वो कम पड़े, क्योंकि एरिया ज़्यादा है। तो प्रेशर को कम करने के लिए एरिया बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, कि परपेंडिकुलर जो फोर्स है उसके कारण जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए हम एरिया बढ़ा सकते हैं, और जहाँ प्रेशर बढ़ाना है वहाँ एरिया कम कर सकते हैं। तो चाकू हो गया, उसको धार तेज करने के लिए ताकि आसानी से काट सके तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो वो काटेगा। तो चाकू अच्छे से तभी काटेगा जब उस पर वो ज़्यादा प्रेशर लगाए, और प्रेशर लगाने के लिए, ज़्यादा प्रेशर के लिए चाकू का एरिया कम रखेंगे। इसीलिए चाकू को शार्प किया जाता है ताकि चाकू का एरिया कम हो, ज़्यादा प्रेशर से वो काट सके। ठीक है, तो अपने अपने नीड के हिसाब से हम अलग अलग कंडीशन लेके चलते हैं। फिर बात करें फ्लूइड में प्रेशर, तो बच्चों जैसे ये बॉटल में फ्लूइड भरा हुआ है, मान लेते हैं ऑरेंज जूस है, तो ये जो ऑरेंज जूस है अगर आप इस बॉटल को छुओगे, कहीं से छुओ, नीचे से, ऊपर से, साइड से, तो आपको प्रेशर फील होगा। हाँ, यानी लिक्विड जो फ्लूइड है वो हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है किसी कंटेनर में अगर फिल हो। तो प्रेशर एक्सर्टेड इन एनी कन्फाइंड मास ऑफ फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन। बात समझ में आई? और इसी का यूज करके
हम लोग जैक वैक बनाते हैं। क्लियर, समझ में आया? फ्लूइड्स हैव वेट and they also exert a pressure on the base and the walls of the container in which they are enclosed। यानी फ्लूइड को जिस कंटेनर में हम भरा जाता है, जिसमें रखा जाता है, उसकी दीवारें, उसके बेस पर हर डायरेक्शन में फ्लूइड फोर्स लगाता है और ये फोर्स हर जगह बराबर लगता है। ठीक है, अब आता है बॉयंसी। कभी आपने स्विमिंग पूल में तैरा है या नदी में तैरा है? अगर तैरा होगा तो आपको हल्का फील होता होगा, आपकी शरीर हल्की फील होती है। या आप एक बड़े से टब में पानी भर के कूद जाओ, ठीक है, तो जब अगर टब बड़ा होगा तो आपको ऐसा लगेगा शरीर बहुत हल्का हो गया है। क्यों? क्योंकि जब आप पानी में गए तो पानी ने आप पर फोर्स लगाया ऊपर की तरफ। ठीक है, अब आपका वेट किधर लग रहा है? नीचे। मान लेते हैं वेट कितना है? 70 न्यूटन, और पानी ने आप पर फोर्स लगाया ऊपर की तरफ 20 न्यूटन। तो वैसे जब आप हवा में थे या धरती पे थे तो 70 न्यूटन आपका वेट था, लेकिन जब आप पानी में गए तो पानी ने आप पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाया और आपका वेट नीचे लग रहा है, लेकिन दोनों का नेट फोर्स कितना लग रहा है? 50 न्यूटन। तो पहले तो आपका वेट 70 न्यूटन था, लेकिन अब आपका वेट 50 न्यूटन रह गया, तो आप पहले से हल्का फील कर रहे हो। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि पानी ने आप पर ऊपर फोर्स लगाया, और यही जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, यही फोर्स बायंट फोर्स कहलाता है, और इस फिनोमेना को बायंसी कहते हैं, जिसके वजह से आप तैरते हुए हल्का फील कर रहे हो, जिसके वजह से बड़ी बड़ी नाव, टन स्टील से बनी हुई नाव डूबती नहीं है, आराम से तैरती है। लेकिन अगर इसी नाव को फ्लैट कर दिया जाए तो डूब जाएगी। ये सब क्यों? ये सब इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लूइड फोर्स लगाता है। जैसे यहाँ आपने धागे से बांध कर एक पत्थर को लिक्विड में क्या किया? लिक्विड में गिराया। तो ये जो फ्लूइड है, ये जो लिक्विड है, ये क्या करेगा? ये इस ऑब्जेक्ट पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। वेट तो नीचे लग रहा है, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स भी लग रहा है, और इसी फोर्स को अपथ्रस्ट या बायंट फोर्स कहते हैं। और बायंट फोर्स हमेशा किधर लगता है? अपवर्ड डायरेक्शन में। बायंट फोर्स always acts in upward direction। Always acts in upward direction, हमेशा ये अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगता है। ठीक है, और इसी अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को, फोर्स लगा कौन रहा है? लिक्विड, फ्लूइड। किस पे? उस ऑब्जेक्ट पर जिस ऑब्जेक्ट को हमने फ्लूइड में गिराया है। तो उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्स को ही बायंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बायंट फोर्स है, ये बायंट फोर्स से ही डिसाइड होगा। ये बायंट फोर्स कितना लगेगा, ये डिपेंड करता है डेंसिटी पर। किसके डेंसिटी पर? डेंसिटी, ये डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, क्लियर? अब कोई ऑब्जेक्ट पानी में या किसी लिक्विड में सिंक कर जाएगा या फ्लोट करेगा, ये कैसे डिसाइड होगा? बहुत सिंपल है, यहां डेंसिटी का रोल है। एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, एक फ्लूइड की डेंसिटी। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होगा, और फ्लूइड की डेंसिटी कम होगी तो उस डेंसिटी के कारण बायंट फोर्स कम लगेगा। तो अगर वेट ज्यादा होगा बायंट फोर्स से, आप खुद ही सोचो, वेट नीचे लग रहा है, बायंट फोर्स ऊपर लग रहा है, तो अगर वेट ज्यादा होगा तो ये ऑब्जेक्ट को नीचे ले जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा। तो ये वेट कब ज्यादा होगा? जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट कब सिंक कर जाता है, डूब जाता है? जब उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा हो। लेकिन
अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो फ्लोट कब करेगा? फ्लोट तब करेगा जब ये बायंड फोर्स वेट से ज़्यादा हो, और बायंड फोर्स कब ज़्यादा होगा? जब डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज़्यादा होगी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फ्लूइड ज़्यादा होगा किसके? ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से। तो डेंसिटी ज़्यादा होगी तो बायंड फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो बायंड फोर्स ऊपर लेके जाएगा, वेट उसको नीचे लेके जाना चाह रहा है, लेकिन ताकतवर कौन है तब? बायंड फोर्स। तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा और ऊपर जाकर फ्लोट करेगा। यानी कि फ्लोट और सिंक होने का जो कंडीशन है वो बहुत सिंपल है। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जिस लिक्विड में उसे डुबाया गया है उस लिक्विड के डेंसिटी से ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट सिंक, डूब जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम है तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा। तो यहाँ दो डेंसिटी का कमाल है, दोनों डेंसिटी में आपको कंपेयर करना होगा और डेंसिटी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि ये जो बायंड फोर्स है, ये बायंड फोर्स कितना लगेगा, इसकी मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू कितनी होगी, वो बताने का काम आर्किमिडीज ने किया था। अब ये वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये टब भरा हुआ था, हमने इस ऑब्जेक्ट को 6 किलो के ऑब्जेक्ट को इसमें डुबाया, तो डुबाने की वजह से पानी थोड़ा ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़कर पानी इकट्ठा हो गया इतना, यानी इतने ऑब्जेक्ट को डुबाने से इस टब का इतना पानी अलग हो गया, क्योंकि पहले वाटर लेवल कम था, पहले मान लेते हैं वाटर लेवल इतना था, लेकिन हमने 6 किलो के ऑब्जेक्ट को गिराया तो ये पानी का लेवल ऊपर गया और ऊपर जाने की वजह से थोड़ा पानी इकट्ठा हो गया। तो ये कौन सा पानी है? ये वॉल्यूम है, ये पानी वो जो डिस्प्लेस हो गया है, वाटर डिस्प्लेस्ड। अब ये जो वाटर डिस्प्लेस हुआ, इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये जो वाटर डिस्प्लेस हुआ, अब इसका जो वॉल्यूम, वेट जो है, वाटर डिस्प्लेस जो हुआ, इस वाटर डिस्प्लेस का जो वेट है उस वेट के बराबर होगा बायंड फोर्स। यही कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब ये जो वेट है, पानी जो डिस्प्लेस हुआ है, इतना पानी डिस्प्लेस हुआ, अगर हम इस मास को डुबा रहे हैं, आप भी ये काम कर सकते हैं। आपने पानी को, बाल्टी को पानी से भर लिया, अब उसमें कोई ऑब्जेक्ट को गिराइए तो थोड़ा पानी बाहर गिरेगा, तो जितना पानी बाहर गिरा है उस पानी का वेट निकाल लीजिए। तो वेट कैसे निकालेंगे? तो वेट निकलेगा आपका मास इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, है ना, ऐसे निकलेगा। ऐसे फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और मास का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, है ना। तो वॉल्यूम जो वाटर डिस्प्लेस हुआ उसका वॉल्यूम, डेंसिटी किसका? उसी लिक्विड की डेंसिटी, और जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इससे क्या निकल कर आ जाएगा? फोर्स यानी वेट, और उसी वेट के इक्वल होगा बायंड फोर्स। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें बायंड फोर्स की वैल्यू निकालने में मदद करता है। तो व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शियली इन ए फ्लूइड, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज बायंड फोर्स, और उस बायंड फोर्स की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। जितना लिक्विड अलग हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है, उस लिक्विड के वेट के बराबर ही बायंड फोर्स लगेगा। मतलब आप उस लिक्विड का वेट निकाल लो, वो जो वेट आएगा वही वैल्यू किसकी होगी? बायंड फोर्स की। क्लियर? इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, और इसीलिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करके हम शिप को डिजाइन करते हैं, सबमरीन डिजाइन करते हैं कि शिप और सबमरीन का कितना वेट अंदर जाने से वॉल्यूम कितना बाहर निकलेगा, है ना। फिर उसी का यूज करके लैक्टोमीटर जैसे एक इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं जो कि प्यूरिटी ऑफ मिल्क को डिटरमाइन करते हैं, हाइड्रोमीटर जो कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड को डिटरमाइन करते हैं। तो ये सारा कुछ आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है। तो आपसे अगर एप्लीकेशन पूछेगा आर्किमिडीज का, तो आप ये एप्लीकेशन बता सकते हो कि जहाज़ों को डिज़ाइन करना, सबमरीन डिज़ाइन करना, है ना, लैक्टोमीटर जैसे इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करना,
हाइड्रोमीटर जैसे इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करना जो कि डेंसिटी का पता लगाते हैं, तो ये सब कुछ आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ही निकल कर आता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो यहाँ हमारा ये चैप्टर एंड होता है और यहाँ हमारा ये वन शॉट क्लियरली कंप्लीटली तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह हर चैप्टर के क्लास 9th का जो है आपको वन शॉट इस चैनल पे मिलेगा, ताकि आप अपने क्लास 9th की फाइनल एग्जाम की तैयारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में राघवेंद्र सर के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।